प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग नई कहानी शुरू कर रहे हैं अज्ञे की शरणदाता कहानी, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा लिखी गई है। और यह कहानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष में निर्धारित की गई है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कभी हो ही नहीं सकता, देवेंद्र लाल जी। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। दो दोस्त है, रफ़ीकुद्दीन जो कि मुस्लिम है और देवेंद्र लाल जी जो कि हिंदू है। यह भारत पाक विभाजन के समय की कहानी है। तो रफ़ीकुद्दीन देवेंद्र लाल से कहते हैं कि यह कभी हो ही नहीं सकता, देवेंद्र लाल जी। रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता, देवेंद्र लाल जी। देवेंद्र लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए, आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ मच पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को सुबह की नज़र से देखता है, यानी शक की दृष्टि से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरबराह है, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना है। आप तो देख ही रहे हैं कैसे कैसी वारदातें हो रही है। रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगर्जी हो जाए। हम तो आपको जाने न देंगे, बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे। मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। तो जो ज़्यादा संख्या में हैं वो लोग जो कम संख्या में हैं उनकी हिफाजत करे, उन्हें घर छोड़कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाजत न कर सके तो मुल्क की हिफाजत क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी, जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। यानी रफ़ीकुद्दीन जो मुस्लिम हैं और देवेंद्र लाल जी हिंदू है। उस मोहल्ले में मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक है और देवेंद्र लाल जी हिंदू है जो अपना घर छोड़कर वहाँ से जाना चाहते हैं। तो रफ़ीकुद्दीन उनको रोकना चाहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। देवेंद्र लाल के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह है कि दोपहर शाम जब कभी साक्षात होता, देवेंद्र लाल पूछते, कहो लाल जी या बाऊ जी या पंडित जी, क्या सलाह बनाई है आपने। और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बनाई है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देवेंद्र लाल देखते कि वे चुपचाप ज़रूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं। कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी ओर 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गुजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देवेंद्र और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देवेंद्र लाल और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी।
अंत में जब एक दिन देवेंद्र लाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं, तब रफीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देवेंद्र लाल जी, आप भी? रफीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देवेंद्र लाल रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतजाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देवेंद्र लाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले की जालंधर मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी न आए, वहीं रह गए देवेंद्र और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा संतू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं। देवेंद्र लाल अपना जरूरी और कीमती सामान ले ले और उनके साथ उनके घर चलें। यह बला टल जाए तो फिर लौट आएंगे। कीमती सामान कुछ था नहीं। गहना छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था और ज़्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यूँ गृहस्थ को अपनी गृहस्थी की हर चीज़ कीमती मालूम होती है। देवेंद्र लाल घंटे भर बाद ट्रंक बिस्तर के साथ रफीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे। तीसरे पहर उन्होंने देखा हुल्लड़ मोजंग में आ पहुँचा है। शाम होते होते ही उनकी निर्निमेष आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था लुट गया। निर्निमेष मतलब बिना पर चपकाए हुए, एकटक दृष्टि से देखना। रात को जहाँ तहाँ लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घुट गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी था देखने को, और आज़ादी के नाम पर, या अल्लाह। लेकिन खुदा जिसे घर से निकलता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल घर से बाहर तो निकल ही न सकते। रफीकुद्दीन ही आते जाते, काम करने का तो वातावरण ही नहीं था। वे घूम घाम आते, बाजार कर आते और शहर की खबर ले आते, देवेंद्र को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देवेंद्र ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है, जिसे वह नाम नहीं दे सकता। थकान या उदासी, विरक्ति या पराजय, न जाने। यानी ऐसा उनके चेहरे पर भाव था जिसे थकान का भी नाम नहीं दिया जा सकता, उदासी का भी नहीं, विरक्ति का भी नहीं, पराजय का भी नहीं। न जाने कौन सा भाव उनके चेहरे पर था। शहर तो वीरान हो गया था। जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी, घर लूट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्लों में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो एक मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। स्टेथोस्कोप जो मशीन डॉक्टर कानों में लगाकर हृदय की धड़कन देखते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो जो डॉक्टर उनका भला कर रहे थे, उनकी भी हत्या उन्होंने धर्म के नाम पर कर दी, सांप्रदायिकता के आधार पर। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी
कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गई। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को, संप्रदायों को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही, यानी पुलिस लोग भी जिनका कार्य लोगों की हिफाजत करना होता है, वे खुद ही उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। उनकी हिफाजत न करके वो भी उनको मार रहे हैं। देवेंद्र लाल को अचानक लगता है कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है। यानी उनको लगने लगा कि सब कुछ भड़क रहे हैं, सिर्फ वो 2 ही शांत बैठे हैं, तो क्या वो गलत है? उफन रहा है, जुलस और जल रहा है और वे लक्ष्य करते हैं कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया। यानी मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई थी, लेकिन आसपास के जो उनकी जाति के लोग थे, उन्होंने दबाव डाला कि आपने इस दूसरे धर्म वालों को अपने यहाँ क्यों पनाह दी। तब उन्होंने भी निश्चय लिया कि अब उनको वे सुरक्षित पहुंचा दे, जहाँ से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सके। और 200-250 आदमी कृपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचा आए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा। यानी वो अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि मैं तो अकेला हूँ। यानी वो भी बेबस नज़र आ रहे हैं कि उनके जो मुस्लिम अन्य लोग थे, वो रफीकुद्दीन पर भी दबाव डाल रहे हैं, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए, उन्हें पहुंचाए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। अपराह्न में यानी शाम को 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता और एकाध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने पर अपलोड होने में दिक्कत होती है। धन्यवाद।